क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल A part remains constant, decreases continuously. C part first decreases then increases. D part increases continuously. तो देखिए बेटा एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है जिसको कि हमने एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल फायर किया है, और हमें ये पता है कि शुरुआत में जब वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है, और उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो आंसर बेटा कौन सा बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का? सी पार्ट, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। नाउ फर्स्ट का आंसर सी पार्ट। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स ए पार्ट लिखा हुआ बेटे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 0, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ये बात सही है बेटा। देखो ऐसा है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको फायर किया गया बेटे कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। तो ये क्या होगा? इट विल गो टू द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन इट विल रीच द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो देखिए शुरुआत में वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन थी, तो वाई एक्सिस में शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, और फाइनली जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आ गया तो बेटा उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। सो आंसर क्या बनता है इसमें? आंसर बिकम्स सी पार्ट, that is vertical displacement increases and then decreases to 0. So answer is C part. Next बेटे third question. Next third question देखिए बेटा, a projectile has a constant speed, variable acceleration, zero acceleration, constant acceleration. देखो बेटा प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल के पास, throughout the acceleration is equal to the acceleration due to gravity. तो थर्ड का आंसर क्या बनेगा बेटा? डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स रेंज विल बी, और आपको साइन 15 की वैल्यू दे रखी है ना बेटे। देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? 40 मीटर पर सेकेंड, और एंगल जिस पे इसको फायर किया गया है वो है 15 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, और बेटा G कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या निकालनी है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा रेंज? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो u स्क्वायर कितना है बेटे? 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 थीटा कितना हो गया बेटे? साइन 30 अपॉन g, g कितना है बेटे? 10। तो ये कैंसिल कर लो, साइन 30 कितना होता है? हाफ, ये कितना हो गया? 80 मीटर। सो आंसर क्या बना बेटा? आंसर इज ए पार्ट, दैट इज 80 मीटर। नेक्स्ट करेंगे बेटे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड at 30 degree to the horizontal. The horizontal component of the velocity is, देखिए बेटा इसमें क्या है कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसमें 100 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया है और एट एन एंगल 30 डिग्री। तो आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx कितना हो जाएगा बेटा? 100 इंटू कॉस ऑफ 30
तो ये हो जाएगा बेटे 100 इंटू कॉस 30 कितना √3/2, तो ये बेटा कितना हो गया 50/√3 मीटर पर सेकेंड, 50√3 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बेटे, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो 50√3, अब देखिए 50√3 का मतलब होगा 86.6, आंसर सी पार्ट है फिफ्थ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अबव क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है ये, और उसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। वर्टिकल क्या होगी बेटे 100 sin 30, 100 इंटू 1/2 कितना हो गया बेटे 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटे सेवंथ क्वेश्चन, सिक्स्थ का आंसर देख लो। सिक्स्थ का आंसर बना सी पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड with a velocity 30 meter per second at 60 degree to the horizontal, it will attain a maximum height of, आपको क्या निकालनी है maximum height, और आपको डेटा क्या दिया हुआ है बेटा u दे रखा है हमको कितना 30 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना दे रखा है बेटे, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और आपको निकालना क्या है मैक्सिमम हाइट। बेटे फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सो दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 30 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 कितना होता है बेटे √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 इंटू 2 इंटू जी इज 10। ठीक है बेटे, अब ये देखो यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा कितना 215। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है बेटे 45 इंटू 3/4 यानी 45 इंटू 0.75, तो ये आपके पास जो आंसर बनेगा सेवंथ का बेटे 33.75 मीटर्स, 33.75 मीटर इसको सॉल्व करने पे। नेक्स्ट बेटे एट्थ क्वेश्चन, सो आंसर बना सेवंथ का सी पार्ट। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इन दी अबव क्वेश्चन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज, आपसे पहले वाले क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर लो बेटे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी, 2 इंटू यू कितना है बेटे क्वेश्चन नंबर 8 सेवंथ में दे रखा है u कितना है 30 इंटू साइन ऑफ 60 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा बेटे 2 इंटू 3 इंटू √3/2, 2 से 2 काट लो, ये क्या आ गया 3 इंटू √3, तो 3 इंटू √3 जो है बेटे ये 3√3 की फॉर्म में दे रखा आंसर, तो आंसर क्या बना बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे नाइन्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट चलो बेटे नाइन्थ क्वेश्चन। A projectile is fired with a velocity of 40 meter per second at 30 degree to the horizontal. The vertical component of velocity at the highest point of its path. बेटे देखो प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 40 मीटर पर सेकेंड पे, और कितने एंगल पे 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल से, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे Vy इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, सो आंसर क्या बना ए पार्ट 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बेटे, इन दी अबव क्वेश्चन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसी नाइन्थ पार्ट की कंटिन्यूशन है नाइन्थ क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में वो आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी पूछ रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा Vx इज इक्वल टू 40 cos 30, 40 cos 30, ये कितना हो जाएगा बेटे 40 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू 20 √3 मीटर पर सेकेंड।
दैट इज इक्वल टू 20√3 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर देखिए बेटा बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट वी गो ऑन टू 11th क्वेश्चन बेटे. क्वेश्चन नंबर 11. A projectile is projected from the top of a tower 20 meter high with a velocity of 15 meter per second in the horizontal direction. The horizontal velocity of the projectile after 1 second will be g की वैल्यू दे रखी है. ना देखो बेटे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर हाई टावर से. ये रहा आपका 20 मीटर हाई टावर और इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी दी गई है और इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है. तो आपसे क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी. बेटे इसमें एक खास रूल की डिस्कशन है कि प्रोजेक्टाइल जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट इट्स मोशन चेंज नहीं करता है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन. चाहे वो 1 सेकेंड बाद हो चाहे वो 2 सेकेंड बाद हो, वेलोसिटी कितनी रहेगी बेटा 15 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर क्या बनता है हमारे पास इसमें. आंसर बनता है सी पार्ट. चॉइस इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 12th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. In the above question, the vertical component of velocity after at 1 second will be. अब vertical component of velocity देखना है आपने. इसके लिए बेटे ये रूल लगा देंगे Vy is equal to Uy plus G into T. ये आपको पता है कि जो vertical direction है उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. तो इनिशियल वेलोसिटी उसमें 0 है. तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये एक्सेलरेटेड जो परपेंडिकुलर एक्सिस है y एक्सिस है, दिस इज एक्सेलरेटेड. इसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है और वो एक्सेलरेशन है g के बराबर. तो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी Vy विल बी इक्वल टू 9.8 इंटू बेटा 1 9.8 मीटर पर सेकेंड. So after 1 second the velocity becomes 9.8 मीटर पर सेकेंड. या अगर आप G10 ले रहे हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है तो इट इज इक्वलेंट टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर क्या बनता है बेटा इसमें. आंसर बिकम्स सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन. नाउ 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इन दी अबव क्वेश्चन दी प्रोजेक्टाइल विल रीच दी ग्राउंड इन. पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइम बाद ग्राउंड पे पहुंच जाएगा. तो बेटे टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर्स. तो 20 हाइट h इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर. uy बेटे 0 है तो 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर. तो यहां से बेटे ये कितना आ गया 5. तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4 के बराबर. तो टी कितना आ गया 2 सेकेंड्स. सो जो टाइम लग रहा है इसको बॉटम पे पहुंचने के लिए दैट इज हाउ मच, दैट इज 2 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 14th क्वेश्चन. तो टाइम 2 सेकेंड्स आया. सी पार्ट है आंसर. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए बेटा. इन दी अबव क्वेश्चन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हैज रीच्ड इन द ग्राउंड. तो ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है अर्लियर क्वेश्चन के साथ बेटा. इसमें क्या पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 सेकेंड्स ओनली. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा बेटे x इज इक्वल टू v इंटू टी. वेलोसिटी कितनी है बेटे. नाउ द वेलोसिटी गिवन टू अस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 15. सो 15 इंटू 2. तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटे 30 मीटर. तो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे वो बेस से कितना चलेगा ही विल मूव 30 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 15th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15th. A bomb is released by a horizontal flying plane. The trajectory of the bomb is. बेटे एक बॉम्ब एक फ्लाइंग प्लेन से रिलीज किया गया है तो प्लेन की वेलोसिटी उस बॉम्ब को मिल जाएगी. जैसे ही रिलीज होगा उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी तो वो क्या हो गया
हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है और वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका पाथ होगा प्रोजेक्टाइल, इट विल बी ए प्रोजेक्टाइल ओनली एंड द ट्रेजेक्टरी विल बी पैराबोलिक. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 16th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th. An object is dropped through the window of a fast running train. Then the object falls down vertically, A part. B part, the object moves straight horizontally. The object follows an elliptical path. Last part is, to a man standing near the track, path of the object will be part of parabola. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे. देखो इसमें खासियत ये है कि इसमें रेफरेंस एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि आदमी ट्रेन में, मूविंग ट्रेन में चल रहा है, तो उसको जो ऑब्जेक्ट का पाथ दिखाई देगा वो कुछ और होगा, और जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको कुछ और. तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरेंस. तो जो आदमी ट्रेन में ही बैठा चल रहा है उसको तो स्टोन का पाथ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसको उस स्टोन का पाथ पैराबोलिक नजर आएगा. तो आंसर विल बी डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली. टू ए मैन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक, द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पार्ट ऑफ पैराबोला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 17th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. A particle projected horizontally from the top of a tower clears range equal to height of the tower. The path described is equal to acceleration A. तो इसकी एक्सेलरेशन m2 की कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन ये तो हमने देखी किसकी, m1 की. एक्सेलरेशन ऑफ m2 will be equal to 2 times d2x by dt square, that is equal to twice of acceleration. यानी इसकी एक्सेलरेशन यदि a है तो इसकी एक्सेलरेशन 2a है. किसकी एक्सेलरेशन 2a है? मास m2 की. मास m2 will be having an acceleration 2a, because अगर पुली यहाँ पे x चला है तो ये धागा जो है ये इफेक्टिवली 2x चला है, तो ये मास इफेक्टिवली 2x लेंथ ट्रेवल की है इसने. तो आप देखिए बेटा, ये एक्सेलरेशन मास m2 की होगी 2a, एक्सेलरेशन मास m1 की होगी a. नाउ वी विल सॉल्व, वी विल फॉर्म द इक्वेशंस एंड वी विल फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. सो बेटे देखो, लेट अस से द टेंशन इन दिस थ्रेड इज T1 एंड हियर द टेंशन इज T1. अब इस वाले धागे में बेटा देखो क्या हो जाएगा, अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम वन बाय वन ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज. सो ये हमने बेटे नोट कर लिया कि एक्सेलरेशन मास m1 की यदि a है तो एक्सेलरेशन मास m2 की 2a है. नाउ वी विल draw the free body diagram of the different masses. Now beta m1 का weight m1g acting in the downward direction. Now tension is T1 that is acting in the upward direction, और इसकी acceleration है बेटे a. So now T1 minus m1g is equal to m1 into acceleration. Now we look at this pulley. पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बेटे. पुली में टेंशन T1 ऐसे है और T2 टेंशन ऐसे और ऐसे एक्ट कर रही है. Then in this particular situation T1 is equal to twice of T2. T1 will be equal to twice of T2. अब आप देखिए इसका थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम बचा हमारे पास, दैट इज ऑफ मास m2. अब बेटे m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे.
ये रहा मास m2, यहां पे देखिए बेटा टेंशन T2 एक्ट्स लाइक दिस। इस m2 का सपोज करिए जो ये प्लेन है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, तो m2 का भार m2g विल एक्ट लाइक दिस वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस डायरेक्शन में m2 का कंपोनेंट आ जाएगा m2g cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा बेटे m2g sin थीटा। ये मास जा कैसे रहा है नीचे की तरफ, कितनी एक्सेलरेशन से, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन 2a, जितनी इसकी एक्सेलरेशन थी उससे दुगनी एक्सेलरेशन से। अब बेटे आप क्या निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। इसमें नेट फोर्स कौन सी डोमिनेट कर रही है, m2g sin थीटा इज डोमिनेटिंग, माइनस टेंशन T2 इज इक्वल टू m2 इंटू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू m2 इंटू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये देखिए ये बेटे हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई, ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, हमने क्या क्या निकालना है T1 T2 और एक्सेलरेशन। तो वी आर हैविंग 3 अननोन्स एंड वी आर हैविंग 3 इक्वेशंस। अब बेटे इसको हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, आपको पता है T1 इज ट्वाइस T2, तो ये 2T2 सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू फर्स्ट में डाली है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, तो T1 इज ट्वाइस T2, तो T1 की जगह 2T2 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। और यहां दूसरी इक्वेशन क्या बनती है बेटे, m2g, दूसरी ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको इसके साथ लिख लीजिए, माइनस T2 नाउ इस इक्वेशन को यदि टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट व्हाट, वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन बिकॉज T2 विल गेट एलिमिनेटेड। तो आप देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगी बेटे क्या, 2m2g 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का फैक्टर, और ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2T2 कैंसल्स, 2m2g sin थीटा माइनस m1g इज इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2 इंटू एक्सेलरेशन। सो बेटे एक्सेलरेशन कितनी आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2m2g sin थीटा माइनस m1g होल अपॉन m1 प्लस 4m2। ये हमने बेटे जनरल रिजल्ट निकाला, यहां से T1 T2 निकाल सकते हैं आप। अब ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास इसकी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो बेटे, सपोज वी आर हैविंग सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसी है, नाउ विल टेक अप दैट केस। लेट्स से बेटे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। Now this is the pulley, there is a mass that is attached to this, the pulley के साथ जो mass attached है वो बेटे 10 kg का है। Or let's say this is 40, this is 40. Now in this particular situation we want to find out what is the acceleration and what is the tension. Now इसके एनालिसिस के लिए बेटे आपने देखा इसकी एक्सेलरेशन दुगनी है इसकी एक्सेलरेशन के, इसकी एक्सेलरेशन यदि a है तो इसकी एक्सेलरेशन 2a है। क्यों, क्योंकि यदि ये x चला तो ये बेटे x आगे सरकेगा और ये इफेक्टिवली 2x चलेगा। तो इसकी एक्सेलरेशन हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं बेटे a, तो इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो गई, सपोज ये डाउनवर्ड जा रहा है क्योंकि भारी है
तो ये डाउनवर्ड जा रहा है सपोज, तो दिस इज हैविंग एक्सेलरेशन 2a. नाउ द टेंशन हियर इज T1, ये T1 यहाँ पे एक्ट करेगी बेटे, और ये इधर इक्वेशन लिख दीजिए इसकी, 10g का इसका वेट है. नाउ T1 माइनस 10g इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन. पुली का एनालिसिस देखें तो T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2. लास्ट इसका एनालिसिस देखेंगे तो इसका एनालिसिस यदि आप लगाएंगे, ये है मास, इसमें T2 बेटा ऐसे एक्ट कर रहा है और इसका वेट दैट इज 40 g sin 30, that is 40 g sin 30 is acting in the downward direction. और बेटे इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है? 2a. इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन गई बेटे 40g sin 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 40 इंटू 2a. अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. ये कितना हो जाएगा बेटे? 20g यानी 200. थर्ड इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं बेटे, माइनस T2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्सेलरेशन. ये एक इक्वेशन बन गई. अब ये जो बेटे फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड इक्वेशन ये बनी हमारी. सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा. सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं, ट्वाइस T2 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन. अब बेटे हमने T2 और एक्सेलरेशन निकालनी है. आप ऐसा करो, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो. इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और बेटे ये जो नई इक्वेशन बनी है फोर्थ, इसको थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दो. ये कितना हो जाएगा? 16 T2 माइनस 800 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्सेलरेशन. ये बन गई. अब इसको सॉल्व कर दो बेटे, माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 200 प्लस 800 1000, 1000 माइनस इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब T2 कितना आ गया बेटे? 1000 अपॉन 17 न्यूटन. 1000 अपॉन 17 न्यूटन. यहां से T1 कितना आ जाएगा बेटे? T1 डायरेक्टली आ गया, दैट इज 2000 अपॉन 17 न्यूटन. यदि आपने बेटे एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या करोगे? 200 माइनस 1000 बाय 17 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्सेलरेशन. You can solve for acceleration, or you substitute the value of T1 in this particular relation and solve for acceleration. ठीक है बेटे. तो ये हमने एक और इंट्रीगेट टाइप की प्रॉब्लम की जिसमें हमने देखा मेन थिंग वाज डिसाइडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द मास. वहीं पे ही गलती का होने का चांस है. और अगर हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हैं, देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम which we call as the connected bodies, which we call as
connected bodies, or we can say this as bodies in contact. There can be bodies in contact or there can be connected bodies. बेटा देखो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कोई कि हमारे पास 3 मासेस हैं बेटे. Let's say we first take 3 masses m1, m2 and m3. Now they are lying on a frictionless surface like this and all of them are having contact with each other. Now बेटे इस पे हम F force लगाते हैं. Suppose we apply F force on this. तो क्या होगा, आप ये समझते हैं कि all the 3 masses will start moving, इकट्ठे चलने लग पड़ेंगे तीनों masses. अब ऐसा है कि जब हमने इस पे फोर्स लगाई तो इसने इसको पुश किया, m1 वाले ने m2 को धक्का दिया. यदि m1 वाले ने m2 को पुश किया तो व्हाट विल हैपन, ये कुछ फोर्स लगाएगा इस पे, लेट्स से F1 फोर्स सपोज, तो ये m2 इसको इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन देगा F1 ऑपोजिट टू दिस. ये F1 फोर्स m2 पे लगी तो m2 वाला m3 को धक्का देगा. अब m2 वाला सपोज कीजिए m3 को धक्का दे रहा है विद F2, सपोज विद F2, तो ये m3 वाले को m2 ने धक्का दिया विद फोर्स F2, तो m3 ने भी क्या किया, इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन दिया. अब ये जो बीच में मैंने F1 और F2 लिखे हैं बेटे, ये क्या है, दे आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दे आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Now these forces we call them as contact forces. अब individually अब हम लोग acceleration निकालना चाहते हैं and we want to find out what is these contact forces. We are given that the force applied force on the bodies in contact is F. तो इसका एक lengthy method तो ये है, या conventional method या बिल्कुल mechanics के हिसाब से जो method है वो तो ये है कि आप एक एक का free body diagram बनाइए और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखिए और उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करके यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, यू फाइंड आउट द F1, यू फाइंड आउट F2, यू फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. सो बेटे देखो सबसे पहले मैं इस मास m1 का लेट्स से, देखिए तीनों एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, तो जितनी एक्सेलरेशन इसकी है उतनी एक्सेलरेशन इसकी है, उतनी एक्सेलरेशन, क्योंकि तीनों के तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअली अलग अलग चल रहा है. तो अगर एक अलग चलेगा तो उसकी एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगी. आप देखिए बेटे, अब हम लोग m1 को अकेला निकाल के इसका एनालिसिस करेंगे. तो ये मास m1, अब बेटे देखो ये फोर्स आपने F लगाई इस पे ऐसे, इस पे जो रिएक्शन मिला इसको वो मिला F1 लाइक दिस, बट दिस इज एक्सेलरेटिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो बेटे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन आप इजीली लिख सकते हैं, वो क्या बन जाएगा, F डोमिनेट कर रहा है क्योंकि माइनस F1 अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स इस तरफ है क्योंकि इट इज एक्सेलरेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू m1 into acceleration. Now this becomes first equation. अब बेटे सेकंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. सेकंड कौन सा है, मास m2. m2 देखिए, इस पे बेटे F1 फोर्स ऐसे लग रही है और F2 का रिएक्शन मिल रहा है इसको, किससे, m3 से, लेकिन ये जा किस तरफ रहा है, एक्सेलरेशन. इसका मतलब है F1 डोमिनेट कर रही है देन F2. सो F1 minus F2, this becomes second equation. Now for third equation we'll draw the free body diagram. I will draw the free body diagram over here. ये बेटे मास m3, इस पे F2 की फोर्स ऐसे लग रही है और अपोजिंग कोई फोर्स है नहीं, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a along that direction. तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 जो थर्ड इक्वेशन बनेगी, F2 will be equal to m3 into acceleration. This becomes third equation. अब बेटे देखो, अगर मैं तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं तो आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन. अगर तीनों इक्वेशनों को ऐड करता हूं तो F2 कैंसिल हो जाता है, F1 कैंसिल हो जाता है, आपके पास नेट बचता है F. तो बेटे F
m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन। सो यानी कि एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटे सिस्टम की, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, यू कैन फाइंड आउट व्हाट, यू कैन फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स F1 एंड यू कैन फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स F2। वो कैसे निकाल सकते हैं बेटे, पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो। तो मैं इसको रब कर दूंगा बेटे, अब पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो और F1 निकाल लो। तो ये क्या हो जाता है बेटे, F माइनस F1 m1 F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहां से F1 कितना हो गया बेटे, F माइनस बेटे एलसीएम ले लो, दैट इज m1, तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1f कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बेटे, m2 प्लस m3 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज व्हाट कॉन्टैक्ट फोर्स F1। अब आप निकाल सकते हो बेटे कॉन्टैक्ट फोर्स F2 भी। वो कैसे निकाल लोगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, या F2 निकालने के लिए यू यूज दिस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इट इज इजियर। तो एक्सेलरेशन आपके पास ऑलरेडी है, you find out F2, F2 will be equal to m3 into F upon m1 तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दी बेटे। फर्स्ट स्टेप में वी हैव फाउंड आउट द एक्सेलरेशन, नेक्स्ट वी हैव फाउंड आउट द कांटेक्ट फोर्स F1 एंड नेक्स्ट वी हैव फाउंड आउट द कांटेक्ट फोर्स F2। ये तीनों चीजें हमने निकाल दी और ये बॉडीज थी कनेक्टेड बॉडीज या बॉडीज इन कांटेक्ट, दीज वर बॉडीज इन कांटेक्ट रादर। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव अगर हमारे पास आ जाए तो कैन वी हैव ए शॉर्टकट। देखिए बेटे शॉर्टकट बिल्कुल है बॉडीज इन कांटेक्ट के लिए। नाउ मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा किस तरह से आप इसको, इसी प्रॉब्लम को यू वुड हैव सॉल्व्ड वेरी इजीली, सेम ट्रबल you could have solved in the easiest way। वो कैसे बेटे, आपने F फोर्स लगाई तो तीनों के तीनों चलने लग पड़े बिकॉज ऑफ F फोर्स। तो लेट्स से एक्सेलरेशन इज A, तो बेटे नेट फोर्स F तीनों मास को चला रही है, तो कुल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 into acceleration। So acceleration is equal to beta F upon, so acceleration is equal to F upon m1 plus m2 plus m3। So this is the acceleration। अब आपने बेटा इस पे फोर्स निकालनी है, कांटेक्ट फोर्स, यानी m2 पर। तो m2 पे जो फोर्स है वो किसको आगे लेके जा रही है, m2 और m3 को चला रही है, ठीक है बेटे। तो m2 और m3 को चला रही है कौन सी, यहां वाली कांटेक्ट फोर्स, ये m1 और m2 के इंटरफेस वाली, इसको हमने बेटे बोला था F1। तो ये F1 किसको चला रही है, m2 और m3 को, किस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से, कॉमन एक्सेलरेशन से, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो F1 इज इक्वल टू, बोलिए बेटा, दैट विल बी m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा F अपॉन, वही रिलेशन आ गया जो भी थोड़ी देर पहले निकाला था, सेम रिलेशन हैज बीन डिराइव्ड अगेन। पर देखिए एक स्टेप में, आई एम नॉट यूजिंग एनी, दिस इज मोस्ट इजीएस्ट वे। अब तीसरी सिचुएशन ले लीजिए बेटा, इसमें m3 पे कांटेक्ट फोर्स निकालनी है आपने, यानी m3 पे क्या कांटेक्ट फोर्स है, वी वांट टू फाइंड दिस। अब मान लीजिए हमने मानी थी F2, वी वांट टू फाइंड आउट F2। सो बेटे F2, ये फोर्स किसको चला रही है, सिर्फ m3 को, इट इज ओनली मूविंग m3 विद एन एक्सेलरेशन दिस मच। सो इसका मतलब है F2 विल बी इक्वल टू m3 इंटू एक्सेलरेशन, m3 into acceleration means m3 into F over
आप देखिए एक बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली प्रॉब्लम झटपट सॉल्व हो सकती है, और ऑब्जेक्टिव में हमें यही करना है। अब आप देखिए बेटे, मैं आपके सामने एक दो प्रॉब्लम्स आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा वन बाय वन। फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट सिचुएशन, फोर्स इज 36 न्यूटन, 10 किलो, 5 किलो, 3 किलो। बेटे एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 36 बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? 18। अरे 2 आ गई। नाउ तीनों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चल रहे हैं। अब देखिए यहां पे कांटेक्ट फोर्स निकालनी है। ये फोर्स किसको चला रही है? 5 और 3 को। तो फोर्स F1, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 10 एंड 5, F1 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 5 एंड 3, मान लीजिए F2, ये किसको चला रही है? सिर्फ 3 को। तो F2 कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 2। Another problem on bodies in contact. देखिए बेटे 4 bodies अब contact में ले रहा हूं मैं। Now I'm having 4 bodies in contact. Last one is having a mass of 1 kg. Another is having a mass of 4 kg. This is having a mass of 5 kg. This is having a mass of 10 kg. And I am applying a force of 40 Newton. तो बेटे हमने एक्सेलरेशन निकालनी है और कांटेक्ट फोर्सेस निकालनी है। कांटेक्ट फोर्स निकालनी है 10 और 5 के बीच में, 5 और 4 के बीच में, 4 और 1 के बीच में। अब देखिए बेटे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सो नेट फोर्स इज 40 अपॉन टोटल मास विल बी 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 20. So acceleration of the system becomes 2 meter per second square. Now we want to find out the contact force here. 10 और 5 के बीच में contact force निकालना चाहते हैं। तो देखो बेटे ये जो contact force है ये किनको चला रही है? 5, 4 और 1 को चला रही है। किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। सो आप देखिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं बोल देता हूं F1। सो बेटे F1 किसके बराबर हो गया? F1 will be equal to 10 into 2, that is equal to 20 newtons. Now we go on to next, that is F2. Suppose here the force is F2, contact force is F2. So F2 will be equal to 5 into 2, that is equal to 10 newtons. और बेटे लास्ट कौन सी है? F3. ये F3 सिर्फ किसको चला रही है? 1 किलो मास को चला रही है। और किस एक्सेलरेशन चला रही है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सो आप देखिए F3 will be equal to 2 into 1, that is equal to 2 newtons. So these are the contact forces, that is F1 will be equal to 20 newtons because 5, 4 और 1 10 किलो को चला रही है। कौन? F1 फोर्स। और कितनी एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। सो F1 becomes 20 न्यूटन। और F2 किसको चला रही है? 4 और 1 5 किलो को चला रही है। कितनी एक्सेलरेशन से? 2 से। सो F2 is 10 न्यूटन्स एंड F3 is equal to 2 न्यूटन्स। सो ये देखिए बेटे ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ गई और एक्सेलरेशन becomes 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस वाज बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। नाउ वी विल डिस्कस connected bodies, that is bodies connected by strings. आर्टिकल कुछ हद तक आइडेंटिकल हैं। नाउ विल डिस्कस बॉडीज now let's say
वी आर हैविंग दिस फ्रिक्शनलेस प्लेन और इस पे हमने मास m1 ये तीन बॉडीज हैं, मास m1, m2 और m3, और इनके बीच में ये दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड m1 इज गेटिंग पुल्ड बाय ए फोर्स F। m1 पर फोर्स F लग रही है जो कि इसको पुल कर रही है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हैं तो दे विल मूव विद ए कॉमन एक्सेलरेशन a। तो तीनों की तीनों क्योंकि बॉडी ये इसको खींचेगा, F फोर्स इसको खींचेगी तो यहाँ पे टेंशन पैदा होगी, ये टेंशन इसको खींचेगी, यहाँ पे भी एक टेंशन पैदा होगी वो इसको खींचेगी, एंड बोथ ऑफ all the three will have the same acceleration. Now we want to find out what is the tension between m1 and m2, what is the tension in the thread between m1 and m2, what is the tension between m2 and m3, and what is the acceleration of the system. We want to find out this. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। बेटा देखो F फोर्स इसको पुल कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे टेंशन T1 आई तो ये T1 M2 पर ऐसे एक्ट करेगी और M1 पर ऐसे। इस T1 के कारण एक ये T1 इसको पुल कर रही है तो इस धागे में T2 टेंशन आई और यहाँ पे T2 टेंशन कैसे आ गई, द T2 टेंशन इज लाइक दिस। अब बेटे क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन A और T1 और T2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, हम एक के कन्वेंशनली तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और देन वी विल सॉल्व फॉर A, T1 एंड T2। अब देखो बेटे पहले m1 मास की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पे बेटे F फोर्स ऐसे लगी, T1 फोर्स ऐसे लगी, इसकी एक्सेलरेशन A इज लाइक दिस। अब इसकी इक्वेशन लिखिए, F माइनस T1 is equal to m1 into acceleration. F minus T1 is equal to m1 into acceleration. Now we have the second mass that is m2. m2 में बेटे टेंशन T1 ऐसे है और T2 उसको अपोज कर रही है ऐसे और इफेक्टिवली एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब T1 बड़ी है when compared to T2. So T1 minus T2 is equal to m2 into acceleration. Lastly we have mass m3, तो बेटे मास m3 है हमारे पास और इसकी इस पे टेंशन T2 ऐसे एक्ट कर रही है और इसको अपोजिंग कोई फोर्स नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन है A, तो यहाँ से आपके पास T2 कितना आ जाता है बेटे, m3 into A. Now we have to solve this for A, T1 and T2. You add all the three equations, बेटा तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दो तो T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, F acceleration is equal to F over m1 plus m2 plus m3. So ये देखिए ये एक्सेलरेशन पिछले वाले केस जब बॉडीज कांटेक्ट में थी बिल्कुल वही आ रही है, ये कॉमन एक्सेलरेशन है, इसको डायरेक्टली इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये फोर्स F तीनों मास को पुल कर रही है एंड वो ऑल ऑफ देम आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, so the net force is equal to total mass into acceleration, so acceleration is equal to F by m1 plus m2 plus m3. Now we wish to calculate T1. Now we wish to calculate T1 and we wish to calculate T2. So T2 calculate करना तो बड़ा आसान है, T2 will be directly A की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए, so T2 will be equal to m3F over m1 plus m2 plus m3. Now we wish to calculate what? We have calculated acceleration, we have calculated T2, we wish to calculate T1. तो T1 हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, वो मैं यहां कर दूंगा कैलकुलेट। आप देखिए T1 F माइनस, तो बेटे एलसीएम कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो आपके पास क्या बचेगा बेटे, m2 प्लस m3 इंटू एफ ओवर m1 प्लस m2 प्लस
m3। अब ये देखिए, ये तो बेटे इसका कन्वेंशनल मेथड है। नाउ दिस इज वेरी लेंथी, इसको हम बहुत फास्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको शॉर्टकट बताऊंगा बेटे। अब देखिए, पहली तो आपको ये बात पता ही है कि तीनों एक एक्सेलरेशन चल रहे हैं, नेट फोर्स F है, पुलिंग फोर्स F है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास into acceleration. So acceleration is equal to F over m1 plus m2 plus m3. Now जो ये टेंशन T1 है, ये किस मास को खींच रही है? m2 और m3 मास को खींच रही है, और किस एक्सेलरेशन से खींच रही है वो आपको पता है। तो टेंशन T1 खींच रही है मास, इस मास को, और किस एक्सेलरेशन से खींच रही है? इस एक्सेलरेशन से खींच रही है। तो m2 प्लस m3 इंटू एफ ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3, यह टेंशन T1। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टेंशन दैट इज T2, वो किसको खींच रही है? वो सिर्फ मास m3 को खींच रही है। तो टेंशन T2 विल बी इक्वल टू m3 इंटू एक्सेलरेशन m3 इंटू एफ ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। आप देखिए सेम रिजल्ट आ जाता है आपके पास जो आपके पास पहले आ रहा था कन्वेंशनल मेथड से जब हमने सॉल्व किया। अब इस पे मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लूंगा with taking certain values, and we will find out what is the tension in the threads and what is the acceleration of the system. So we take mass is 10, तो आपने ग्राउंड के साथ एंगल पता करना है वेलोसिटी का, तो यानी कि आप ये वाला एंगल पता करना चाहते हैं। लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा। सपोज कीजिए ये एंगल कितना है? थीटा है। तो अब आप देखिए बेटे, हॉरिजॉन्टल में 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ये तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, और जो इसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है वो 10 सेकंड्स टाइम लग रहा है। तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी वाई यू वाई 0 है, तो बेटा वी वाई किसके बराबर हो गया? एक्सेलरेशन जी इंटू टी। एक्सेलरेशन जी कितनी है? 10 बोल रखी है, और टाइम कितना है? 10। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई? 100 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्सल। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्सल। तो दिस इज इक्वल टू वी वाई कितना है बेटे? 100 अपॉन 500। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 tan थीटा। तो बेटे यहां से वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5. So theta is equal to tan inverse of 1/5. Answer becomes C part. Answer becomes C part. Next बेटे next question देखेंगे 41st question. Next 41st question देखिए बेटा क्या कह रहा है? A particle of mass 0.01 kg is projected with velocity 2I cap from a point x equal to 0, y equal to 20. After 2 seconds, its position coordinates are. तो बेटे देखो हमारे पास कोई एक्सिस है जिसपे कि x 0 है और y 20 है, और इस पे हमने एक पार्टिकल को 2I कैप वेलोसिटी दी है। 2I कैप का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने 2 मीटर पर सेकंड दी है। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालिए आफ्टर टाइम 2 सेकंड्स। तो t इक्वल टू 2 सेकंड्स के बाद
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि ये कहाँ पहुंच जाएगा, किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो देखो बेटे ये इस तरह का मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी, इस तरह का मोशन एग्जीक्यूट करेगा। नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो x कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू v इंटू टी, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4 मीटर। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है। तो y एक्सिस में बेटा ये कितना नीचे चला जाएगा, हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, हाफ g कितना है बेटे 10 ले लो, और t कितना है 2 सेकेंड्स, तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 20 मीटर। यानी कि ये कहां पहुंच गया, ये बॉटम पे ही पहुंच गया, और x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 4 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20। सो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, आंसर क्या बनेगा। अब देखिए यहां पे आप x 0 और y आपने 20 सेटअप किया है, तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते अब ये रेफरेंस एक्सिस हो गया आपका, ये रेफरेंस एक्सिस हो गया, ये x और ये y। अब x में वो कितना चल दिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बेटे, कितना 4 मीटर। अब यहां पे y हमारा 20 है इनिशियली, तो इसका मतलब है y 0 कहां पे था, यहां पे था 0। अब y डायरेक्शन में ये कितना चला है 20 चला है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बेटे, कोऑर्डिनेट्स विल बिकम 4,0, सो आंसर विल बिकम ए पार्ट। हमें तो कोऑर्डिनेट्स पूछे उसने, वो बने 4,0, सो आंसर इज ए पार्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे 42nd क्वेश्चन। Next is 42nd question. Maximum height of a bullet when fired at 30 degree with the horizontal is 11 meter. Then height when it is fired at 60 degree. तो देखो बेटे 30 और 60 पे रेंज जो है वो सेम होगी, तो हाइट्स का कंपैरिजन हमसे पूछ रहा है। तो देखो आपको ये रिलेशन पता होगा कि h1 जो होता है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ अगर वेलोसिटी सेम हो और रेंज हमें दे रखी हो, रेंज सेम हो तो वेलोसिटीज भी सेम होती हैं, और एंगल्स जो होते हैं, एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों का सम 90 होता है। तो h2 जो हाइट होगी एट 90 माइनस थीटा will be u square sin square 90 minus theta upon 2g. So this will be equal to u square cos square theta upon 2g. बेटा h1 upon h2 कितना हो जाएगा, that will be equal to sin square theta upon cos square theta, that is tan square theta. अब आपको उसने मैक्सिमम हाइट फर्स्ट सिचुएशन में दे रखी है। अब देखिए थीटा कितना ले लेंगे हम लोग, थीटा विल बी 30, तो आपके पास क्या हो गया h1 अपॉन h2, h1 कितना है बेटे 11 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 11 अपॉन h2 tan 30 इज 1/√3, तो ये हो जाएगा बेटे कितना 1/3, h2 will be equal to 33 meters. So answer क्या बना इस केस में 33 meter. Answer is C part. Answer becomes C part. Now we will go on to next question, that is 43rd question. Question number 43. क्या कह रहा है, 2 projectiles are fired from the same point with same speed at angles of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? बेटे देखो सेम पॉइंट से और सेम स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए हैं, एक का एंगल प्रोजेक्शन का 60 और दूसरे का 30, तो बोथ विल लैंड अप एट सेम पॉइंट, दैट इज देयर रेंज विल बी सेम, तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट गो ऑन टू 44th क्वेश्चन बेटे.
क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। If the time of flight of a bullet over a horizontal range r is t, then the inclination of the direction of projection from with the horizontal is। तो देखो बेटे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पता है, और आपको क्या पता करना है, इंक्लिनेशन पता करनी है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आप देखिए रेंज जो होती है वो होती है बेटे कितनी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। अब हमने बेटे आंसर चेकअप करना है और निकालना है क्या, इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि वी वांट टू फाइंड आउट थीटा। और ये थीटा किस टर्म्स में निकालना है, जी टी और आर की टर्म्स में, जी टी और आर की टर्म्स में। तो जी टी और आर की मतलब क्या मतलब है, यू को एलिमिनेट करना है हमने, वी वांट टू एलिमिनेट यू। तो अब ऐसा करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए बेटे दोनों को। तो यदि आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या जाता है, r अपॉन t इज इक्वल टू u इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या चीज बेटे 2 साइन थीटा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास, सिर्फ कॉस थीटा रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, r अपॉन टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। और बेटे अब ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब t आपको पता है कितना है, t कैन बी रिटन एज अब आप ऐसा करो, इसको डिवाइड कर दो, किसको, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूं, इसको सेकंड, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगी, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। बेटे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो सेकंड को यदि फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू व्हाट, यू साइन थीटा, तो 2 टाइम्स tan थीटा बाय जी, 2 टाइम्स tan थीटा बाय जी। तो बेटे tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा g इंटू टी स्क्वायर बाई 2r। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जी टी स्क्वायर बाई 2r। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। तो आंसर क्या बनता है इसका, जी टी स्क्वायर बाई 2r tan इनवर्स। तो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 45th क्वेश्चन।